असद उमर के वकील जो थे डॉक्टर बाबर अवान, वो रोस्टरम पर थे और अपने दलाइल दे रहे थे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको कहा कि आप अपने क्लाइंट को कहिए कि वो 2 ट्वीट जो हैं वो डिलीट करें। फिर उनको कहा कि जी यहाँ पर हल्फनामा जमा कराएं कि जी दोबारा ऐसी हरकत जो है वो आपका क्लाइंट नहीं करेगा। बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हमें उस पर वो जो है ना एक शक सा होता है। वो कह रहे हैं कि जी जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वो जो है इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझ लीजिए। ये वो भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और जो हमारे नाजरीन हैं ना वो भी जानते हैं। चीफ साहब पे इल्ज़ामात हैं और जो उनके साथी जजेस हैं उन पर इल्ज़ामात हैं और यही इल्ज़ामात उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से। अटॉर्नी जनरल यानी जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्होंने वजाहत की कि जी वो जो मर्सिडीज़ वाली बात हमारे ऊपर डाली जा रही है कि जी हमने इमरान खान को बुलाने के लिए पुलिस को ये कहा कि जी उसे मर्सिडीज़ दो। उन्होंने कहा कि जी ना तो मैं खुद मर्सिडीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं किसी और को दे सकता हूँ। शाह महमूद कुरैशी का भी सुना था कि शायद वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जब कहा नहीं छोड़ना तो फ़ौरन उनको दोबारा जो है जेल में डाल दिया गया। अब इनका टारगेट जो मुझे बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर पीटीआई को ख़त्म करने के लिए जो मामलात किए जा रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन किसके ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा? क्या ये एक ही पेज पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? मतलब इसी तरह पीडीएम आपस में ही अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करके कंसेंसस से अपना इलेक्शन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ कामरान भाई मौजूद हैं और यासिर भाई मौजूद हैं। ताज़ा ख़बरें हैं कंसर्निंग आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से रिलेटेड, और इसके अलावा जो आए रोज़ ख़बरें चल रही हैं पंजाब से, सिंध से, आपका केपी से, के पीटीआई के काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं फाइनली पार्टी को खैर बात कह रहे हैं। पीछे रीज़न्स भी पता करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी पार्टी से वाबस्तगी अपनी जो है वो छोड़ने पे या तो मजबूर हुए हैं या उन्होंने वॉलंटरीली ये सब कुछ किया है। सर कामरान भाई, पहले तो हम आ जाते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक सेंस में चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था जो अटॉर्नी जनरल उनको कि आपके जितने भी आर्गूमेंट्स हैं, पहले 4-3-3-4 वाला जो सिलसिला चला था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इवन ये भी केस जो है ये भी 2 मिनट की बात है। इसमें उनका मतलब क्या था इस चीज़ में? अभी तो एक दिन उन्होंने आगे भी कर दी समात। जी बिल्कुल, ये रिव्यू मैटर है जी, और ये मामला वही है इलेक्शन वाला कि 90 दिन में इलेक्शन कराने वाला मामला और 14 मई को इलेक्शन कराने वाला मामला, ये वही मामला है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू दायर किया हुआ है, नज़रसानी की दरख्वास्त है जिसको सुना जा रहा है। उसकी समात थी आज, तीसरी समात थी इस केस की, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जी आपका जो ये केस है ये तो 2 मिनट का केस है। इसका मतलब उनका ये था कि जी इसमें चीज़ें तो बज़ाहिर बिल्कुल साफ़ हैं, क्योंकि नज़रसानी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता। नज़रसानी में स्कोप जो है वो नज़रसानी का बहुत लिमिटेड होता है, यानी उसमें ये कहा जाता है कि जी अगर कोई एरर है फ़ैसले में, डेट इज़ फ्लोटिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो उस सूरत की निशानदेही की जाती है। बाकी इसमें कोई वो ये नहीं होता कि लंबे लंबे आर्गूमेंट्स होंगे और ये चलेंगे। तो 3 दिन से नज़रसानी के ऊपर समात होना जो है ना, ये इट्सल्फ एक इट्स अनयूजुअल चीज़ है। दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसी बात के लिए उन्होंने कहा कि जी ये तो आपका 2 मिनट का केस है। फिर क्यों सुन रहे थे चीफ साहब? सुन इसीलिए रहे थे कि चीफ साहब पे इल्ज़ामात हैं और जो उनके साथी जजेस हैं उन पर इल्ज़ामात हैं, और यही इल्ज़ामात उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं, हुकूमत की तरफ से। अटॉर्नी जनरल यानी जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उनकी तरफ से आ रहे हैं। और चीफ साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए वो भी उसी का सीक्वेंस थे। उन्होंने तो आज ये कह दिया कि जी हम तो मतलब अपना केस जो है वो कहते हैं कि जी मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। आपके अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जी आपके जो लोग हैं, आपके लोग से मुराद ये हुकूमती नुमाइंदे, वो कहते हैं कि जी आपके जो लोग हैं वो बाहर आकर जो है ना उनसे कहें कि ऐसी बातें ना किया करें हमारे डोर स्टेप पे। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो टॉक होती है जिसमें कि वो बहुत बातें की जाती हैं, वो कहते हैं जी आप हमारे ही घर के दरवाजे के पास आके जो है ना वो इस किस्म की बातें करती हैं। उन्होंने गिला किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी उन्होंने वजाहत की कि जी वो जो मर्सिडीज़ वाली बात हमारे ऊपर डाली जा रही है कि जी हमने इमरान खान को बुलाने के लिए पुलिस को ये कहा कि जी उसे मर्सिडीज़ दो। उन्होंने कहा कि जी ना तो मैं खुद मर्सिडीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ना मैं किसी और को दे सकता हूँ, ये पुलिस का अपना अरेंजमेंट था। तो ये वजाहतें देना जो था इट्सल्फ, उसकी वजह ये थी वजाहतें देने की कि इस वक्त आपको पता है कि एक टायरेड है जो कि अदलिया के ख़िलाफ़ जो है वो चल रहा है और हुकूमत की तरफ से आ रहा है। उसके लिए पार्लियामेंट का फ़ोरम भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए पॉलिटिकल फ़ोरम इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए। तो अदलिया इस वक्त बैकफुट पे है। और सर बाय एंड लार्ज मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि
ऑल अराउंड ये चल रहा है। बाकी सेशन कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी अडियाला जेल से अगर कोई रिलीज़ होता है पीटीआई का बंदा, कोर्ट्स ही उसको रिलीज़ करवाती हैं, उसको उसी रात को पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। तो ये तो यूनिवर्सल फिनोमेना हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं हुआ। नहीं, यूनिवर्सल ना कहें, नेशनल फिनोमेना कह लें। शायद सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा, हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारे यहाँ वाला यूनिवर्स नेशनल फिनोमेना ज़रूर बन चुका है। और वो इस मौके पे वो मुझे हबीब जालिब का एक शेर याद आ रहा है। उनका भी एक मामला था, अदालत में गया हुआ था, तो वो इंसाफ के मुतकाज़ी थे। तो उन्होंने वहाँ एक शेर कहा था, उन्होंने कहा था ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। तो ये एक मतलब है बड़ी गहरी बात है कि आज भी आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े फाजल जज साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनके वो जब केस सुन रहे थे असद उमर का, तो उस वक्त असद उमर के वकील जो थे डॉक्टर बाबर रवान, वो रोस्ट्रम पर थे और अपने दलाइल दे रहे थे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको कहा कि आप अपने क्लाइंट को कहिए कि वो 2 ट्वीट जो हैं वो डिलीट करें। फिर उनको कहा कि जी यहाँ पर हल्फनामा जमा कराएं कि जी दोबारा ऐसी हरकत जो है वो आपका क्लाइंट नहीं करेगा। चलें, यहाँ तक ठीक है। फिर उन्होंने एक बात और की जो कि आज बहुत कोट हो रही है जनाब जी पूरे मीडिया में और हर जगह, और हमें ख़ुद बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर हमें उस पर वो जो है ना एक शक सा होता है। वो कह रहे हैं कि जी जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वो जो है इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझ लीजिए, ठीक है जी। ये वो भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो हमारे नाजरीन हैं ना वो भी जानते हैं। अच्छा यासिर भाई, अभी जिस तरह असद उमर का भी जिक्र हो रहा था, कुछ और नए ट्रैक पे कुछ मेहमान जो हैं वो चलने वाले हैं, क्योंकि कल शीरी मज़ारी का भी जो है बड़ी अफसोसनाक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक तरफ से। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी का भी सुना था कि शायद वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने जब कहा नहीं छोड़ना तो फ़ौरन उनको दोबारा जो है जेल में डाल दिया गया। अभी की क्या ताज़ा रिपोर्ट्स हैं कि अंदर की खबर क्या है कि फाइनली पीटीआई में और कौन से ऐसे लोग हैं या किस जगह से ताल्लुक़ करते हैं, अगर नाम की जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? शुक्रिया उमर। देखें, अभी बड़े बड़े नाम रहते हैं और वो अनाउंसमेंट बाकायदा करेंगे, और मैं समझता हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बखूबी जानते हैं कि उनकी पार्टी से अब किन किन लोगों को प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। प्रेशर की शायद अक़साम हों, ये नहीं कि सबको एक ही प्रेशर है। अब देखें, कल बैक वक्त फयाज़ुल हसन चौहान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कुछ और थी, और श्री मिज़ारी साहिबा ने भी की, वो कुछ और थी। मैं दाद देता हूँ श्री मिज़ारी साहिबा को कि उन्होंने जो बातें की, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई इंटरनली बात नहीं की। ऑब्वियसली उनके भी शायद कोई तहफ़्फ़ुज़ात हों पार्टी के अंदर, लेकिन उन्होंने उसका बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में ज़िक्र किया, अपनी बेटी के बारे में कहा, और इशारतन वो बहुत कुछ कह गई। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें फयाज़ुल हसन चौहान को कि उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें की, यानी मतलब उन्होंने आइंदा के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं। आप अली ज़ैदी को देख लें, उसने बाहर आकर क्या बात की कि मेरे सर पर गोली मार दी जाए लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान के साथ। उसने पीटीआई की बात नहीं की, उसने इमरान खान के साथ की बात की। जहाँ तक आपने बात की, अब देखें तकरीबन 25 के करीब लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। अब इनका टारगेट जो मुझे बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं कल अपने ब्यूरो चीफ कामरान साहब से भी बात कर रहा था कि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े नाम हैं वो पहले दिन से रोपोश हैं, और हम इस बारे में इनसे डिस्कस भी कर रहे थे आखिर वो हैं कहाँ। अभी भी आपने देखा हो एक पेशावर के हल्का 70 आई थिंक 5 से उनका ताल्लुक़ है, अरबाब जानदाद, ये पहले भी MPA थे 13 से पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, और साथ में फिर डायरेक्ट चेयरमैन भी थे। उनकी गिरफ़्तारी मरी में हुई है। तो उसके बाद जो है हमारी पंजाब पुलिस और KP पुलिस, उन्होंने बाकायदा गुज़िश्ता रात भी नथिया गली और इसके अतराफ़ में सर्च ऑपरेशंस किए हैं, और अभी भी ये सिलसिला मेरे जो इतलात हैं वो जारी हैं। उनके पास यही ख़बर है कि शायद KP की जो क़यादत परवेज़ खटक है, क़यादत अली अमीन गंडापुर है, क़यादत असद कैसर है, क़यादत आतिफ़ खान है, क़यादत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक़ गनी है, क़यादत डिप्टी स्पीकर महमूद जान है, क़यादत इश्तियाक उर्मन हैं। ये बड़े नाम हैं।
जो तकरीबन 10 साल 9.5 साल तक जंगलात फॉरेस्ट के मिनिस्टर रहे, विश्वनामी बिलियंट्री, उन्होंने ही सारा हैंडल किया। इश्तियाक उमर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इस वक्त गिरफ्तारियों से ज़्यादा, गिरफ्तार होने के बाद जो सूरत हाल बनती है और जब वो जेल से निकलते हैं और जब वो ऐलान किया जाता है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, उस सूरत हाल से बचने के लिए तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त वो रोपोश हैं। गिरफ्तारी से देखें, जेल बुरे तहरीक भी थी ना, यही लोग थे, इन्होंने जाकर गिरफ्तारियाँ भी दी, खुशी से दी, जेलों में भी वक्त गुजारा और फिर अदालत के ज़रिए बाहर भी आ गए। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील है। अब आप जेल जाएंगे। अब आप कल देखें मुसर्रत चीमा, शाहमूद कुरैशी, अडयाला जेल की बात मैं आपको कर रहा हूँ, और जमशेद चीमा साहब, इधर शाहमूद कुरैशी साहब निकले अडयाला जेल से, फ़ौरन को गिरफ़्तार करके वापस गिरफ़्तार कर लिया गया। मुसर्रत चीमा को भी गिरफ़्तार किया, उनके हस्बैंड को छोड़ दिया गया। हालांकि आपने देखा मुसर्रत चीमा कि कल उनके हस्बैंड के साथ की खबर चल रही थी उनके ख़ानदानी ज़राए से, मतलब उनके बेटे की तरफ से, कि वो दोनों पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन रखा है उनके हस्बैंड को छोड़ के कि अगर आप प्रॉपरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैं और मेरी अहलिया पार्टी छोड़ रहे हैं, देन हम आपकी वाइफ को छोड़ देंगे। अब 3 MPO के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। 15 दिन तक उनको भी जेल के अंदर रखा जाएगा। जहाँ तक अब तहरीक इंसाफ, यकीनन इमरान खान समेत पार्टी के जो बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। और ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जानते हैं, उन्होंने कई बार कहा भी, उनके आगे ऑप्शंस भी रखे गए हैं। अब देखिए, उनके 150 से ज़ायद उनके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन ECL में उनका नाम नहीं है। यानी उनको ऑप्शन अभी भी दिया गया है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर किसी सूरत नहीं जाएंगे। मेरी इतलात ये हैं कि बजट सेशन, जो फेडरल बजट है, वो भी 9-10 जून को पेश किया जाने वाला है। और उसके बाद जो है, बाकायदा यही भी सुनने में आ रहा है, जो मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनकी तरफ से, कि बाकायदा इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी असम्बली तहलील करने के बाद। तो लगता यही है, उस वक्त तक PTI जो है मुकम्मल तौर पर मलिया मेट का प्लानिंग है और इधर इलेक्शन की तैयारी है। बाकी कामरान साहब इस पर शायद मज़ीद रोशनी डालें थोड़ी सी, कि वो क्या कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें ऐड करूँ, वो बिल्कुल ये देखें, वो अच्छा 2 तरह के नज़रिए चल रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जनाब PTI इंटैक्ट है, मतलब PTI बेशक टूट गया लेकिन इमरान खान का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। यानी वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो मास पॉपुलैरिटी है उसमें इमरान खान आज भी अगर किसी को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। यानी वो कहा जा रहा है कि जी अगर कोई एक टिकट होल्डर जो है उसने अगर अपनी पार्टी छोड़ दी है तो उसके पीछे 14 जो है ना स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं जो उसके लिए मौजूद हैं और वो सारे के सारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं। ये चीज़ तो बात समझ में आती है, लेकिन ये इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये होता है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक जो है ना वो आपने एक काम करना होता है। आपको अगर ये टारगेट मिला है कि जी इस पार्टी को आपने किसी तरीके से मुत्तहिद नहीं होने देना, इसको इट विल बी कट टू द साइज़, इसको ऐसे करना है, इसको इससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी, या इस किस्म की कोई अगर एजेंडा होता है तो उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, और ये एजेंडे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ये आपने देखा, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी हुआ, ये MKM के ख़िलाफ़ भी हुआ, ये और जो दीगर जमातें थीं उनके ख़िलाफ़ भी वो लोग फेस करते रहे हैं। इस वक्त इमरान खान का बेशक वोट बैंक हो, बेशक उनका नाम हो, पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका कहीं पर हो, लेकिन वो सीटें उस तरीके से नहीं जीत सकेंगे जिस तरीके से कि वो उनका वोट बैंक जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। वो भी अगर वो खुद पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शंस में। जी ऑब्वियसली जाहिर है जी, वो बहुत सारी चीज़ें देखें, इसमें कोर्ट्स भी होती हैं, इसमें अदालती फैसले भी होते हैं, इसमें पाबंदियाँ भी होती हैं, इसमें वो जोड़ तोड़ भी होती है, इसमें आपके वो अलायंसेस भी बनते हैं। आपको याद है जब भी इलेक्शन आ रहे होते हैं ना तो अलायंसेस बनते हैं कि जी आप उनके साथ हाथ मिला लें, आप कहीं सीट एडजस्टमेंट होती है, कहीं इलेक्टोरल अलायंस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन से पहले, और ये इस वक्त जो काम शुरू हुआ हुआ है इट इज़ पार्ट ऑफ द प्री पोल, यूँ समझ लीजिए कि वो इंजीनियरिंग हो रही है, ये शुरू हो चुकी है, प्री पोल इंजीनियरिंग है, और इसके मुताबिक ज़ाहिर इसका टारगेट जो है वो PTI है। मैं इसमें थोड़ा सा देखें, काफ लीग बनाई गई, ख़त्म की गई, MQM ख़त्म की गई, लेकिन उनका वैसा ग्राफ नहीं था। इमरान खान की पार्टी या उसके अरकान, उनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन जब तक, मैंने आपको पहले भी कहा, इमरान खान है तो पार्टी है, इमरान खान नहीं तो पार्टी नहीं। साथ साथ आप ये भी देखें कि इस वक्त जो मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर PTI को ख़त्म करने के लिए जो मामलात किए जा रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन किसके ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा? क्या ये एक ही पेज पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? मतलब इसी तरह PDM आपस में ही अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करके
कंसेंसस से अपना इलेक्शन कर लेंगे या नहीं, आपस में मुकाबला करेंगे सर ऐसे जैसे, तो ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त जो टारगेट है वो यही है कि जो इंतखाबात आने वाले हैं जनरल, उसमें पीटीआई को किसी सूरत शामिल नहीं करना। लेकिन देखना है यही है कि अब आगे क्या होना है। ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे, ये बात इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जवाब ये दिया जा सकता है कि जी जैसे अब वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज हैं, इसी तरह का एक अपोजिशन जो है वहाँ पे आपको इलेक्शन में भी मिल जाएगी, तो आप उस सिनारियों में जो है ना वो लड़ सकते हैं। ऐसा होता रहा है, हमारी हिस्ट्री गवाह है। अच्छा, जब इसका जो इमरान खान का कैरिस्मा है ना, वो इन दैट इज़ देयर, मैं अभी यही कह रहा हूँ और ये बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस करिश्मा होने के बावजूद, उस वोट बैंक होने के बावजूद, हालात इस तरीके से होते हैं, मतलब है वो इंतशार इस तरीके से फैलता है कि वो करिश्मा काम नहीं कर पाता। वो वोट बैंक जो है वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता जो कि उस वोट बैंक के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। तो यही वजह है और यही सूरत हाल जो है ना वो एंटिसिपेट हो रही है। जी बिल्कुल, और इसी तरह ही सिचुएशन लग रही है कि पीटीआई के लोग जो है थोड़े थोड़े अरसे बाद जो है थोड़ी देर स्पेंड करते हैं जेल में, उसके बाद बाहर निकल आता है कोई, उसके बाद तो उसको फिर अंदर कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि वो सेंटर जो चेयर है किसी भी प्रेस क्लब की वहाँ पे ना बैठें। लेकिन लेट्स सी कि आगे पाकिस्तान की तारीख में क्या लिखा हुआ है। क्या हम लोग हंग पार्लियामेंट में दोबारा फिजल आउट करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर 2018 में इंजीनियरिंग हुई है तो टेक्निकली जो अभी भी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वो एक सेंस में, जिस तरह कामरान भाई ने कहा, जिस तरह यासिर भाई भी कह रहे हैं, एक प्री पोल इंजीनियरिंग है जो कि बाद में ही हमें पता चलेगा कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि अभी पैक की भी मीटिंग हुई है जिसमें माशाल्लाह से मईशत आपकी काफ़ी नीचे दर्जे पे जा रही है। खैर, रिपोर्टर्स बैठक से मुझे, कामरान भाई और यासिर भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।